हेलो हर्ष जी। हेलो हर्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंशियल अड्डा में। Hi, Jaskira. Thank you so much for calling me. I'm very, very excited. हाँ जी। तो हर्ष जी, सबसे पहले मैं अपने सारे फॉलोअर्स को एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो हर्ष गोयला सर फाउंडर है गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस के। 3 लाख से भी ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर है, और सर टेडेक्स स्पीकर, साथ में जो स्टॉक स्पीकर, इन्वेस्टर, ट्रेडर सब है। सर इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? Thank you so much for such a sweet introduction. Uh, पता नहीं यार, मेरा खून में ही स्टॉक मार्केट है। मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ सोचता नहीं है, बस इसलिए यहीं पे स्टॉक मार्केट एक्सेप्ट और कुछ मुझे करना नहीं है, ना मुझे कुछ और आता है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा हर्ष जी, हम लोग सेशन आगे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कि मतलब आप ये स्टॉक मार्केट में कैसे आए, मुझे इसके बारे में थोड़ा जानना है। फिर हम लोग अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो मैं 1992 बॉर्न हूँ, दिल्ली से हूँ मैं। और मैं 2010 में स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद मैं कॉलेज वॉलेज नहीं गया हूँ, तो आई एम अ कॉलेज अच्छा ड्रॉप आउट। क्यों? बिकॉज बचपन से, अब मेरे पापा बीइंग सी है ना, वो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत एक्टिव थे। तो बचपन में स्टॉक ब्रोकर ऑफिस पे जा रहे हैं एंड वहां पे टर्मिनल्स लगे हुए हैं, तो मुझे बस क्लियर था कि मुझे पहुंचना है द फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज माय ओनली टारगेट। तो बस मैंने कॉलेज नहीं गया, उसके बाद काफी काम किया। 2013 मल्टीबैगर मिला। फिर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर एनएससी एंड बीएससी। नॉर्थ इंडिया में की ट्रेनिंग होती है टाइप बी टाइप सी सिटीज में। हाँ जी। उसके बाद खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल दिया कि अपने साथ दूसरों की भी हेल्प हो। That's it. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मेरे को ये बड़ी अच्छी लगी कि आपके फादर भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड थे, तो एक बहुत अच्छा वो हो जाता है कि मतलब फैमिली में ही डिस्कशंस हो जाती है। मतलब हाँ मेरे फादर को भी शौक है बट कम है, बट उन्होंने हाँ। भी ट्रेड करा था तो उन्होंने ही मेरे को गाइड किया था। बट एक चीज मैंने देखी, आपने जैसे बताया कि फादर के साथ आप टर्म ब्रोकर के ऑफिस जाते थे, तो एक वो और नॉलेज गेन करने का। आई थिंक आपकी फैमिली में सबको ही स्टॉक मार्केट का ही शौक है ना? बनी है तो कौन सा स्टॉक मार्केट है या बट। अरे बिल्कुल। जस्ट तो आपको पक्का कराना चाहिए यार, मेरी मम्मी परेशान हो जाती है क्योंकि अच्छा मैं पापा एडी वो बचपन से स्टॉक मार्केट की बात करते आ रहे हैं। जैसे बचपन में पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए मेरे, है ना। तो पापा अच्छा बोलते हैं यार एकदम पेंटामीडिया निकला ये आदमी, ये तो फेल हो गया स्टॉक को, जो पेंटामीडिया काफी नीचे गिरा था। तो अच्छा हमारे तो अच्छा। सारे एग्जाम्पल्स वगैरह सब स्टॉक मार्केट में ही होते हैं। तो आपको भी डिनर पे हम लोग बहुत मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तो सर, अब हम अपना हर्ष जी सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं सभी को बता देता हूँ, आज का जो हमारा सेशन है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, जहां पर हम क्वेश्चंस पूछेंगे हर्ष जी से रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद पूरा एक Q&A सेशन होगा। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप हर्ष जी से पूछ सकते हो। तो हर्ष जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आता है कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्या? क्योंकि हर कोई बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, बट आपके अकॉर्डिंग ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्या? यार इसको बहुत सिंपल तरीके से रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई टाइम डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि एक इंटरडे ट्रेडर के लिए 1 महीना लॉन्ग टर्म है, और अगर कोई लॉन्ग टर्म उसके तो 1 साल तो मजाक है फिर, राइट, राइट। बहुत छोटा है। तो लॉन्ग टर्म, हाउ आई डिफाइन इट, अगर आप 5 साल के ऊपर पैसा कहीं पे डाल के रखना चाहते हो, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। चाहे आप 5 साल की एफडी क्यों ना कराओ, चाहे आप 5 साल का पीपीएफ क्यों ना कराओ, चाहे आप इंश्योरेंस क्यों ना कराओ, ये सब एक पॉइंट में इन्वेस्टमेंट है, जो आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसा पार्क करना चाहते हो कहीं पे, एक्सपेक्टिंग मोर रिवॉर्ड, दैट इज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब ऐसा हो सकता है क्या, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मैं नहीं करता तो मुझे क्या फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम? एक मिडिल क्लास और अमीर में डिफरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट का होता है। देयर इज अ रीजन why investors are the richest people in the world, है ना। एंड देयर इज अ, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से हम फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। राइट। हमारी दो नेक्स्ट जनरेशन, आगे की दो पुश्ते फाइनेंशियली फ्री हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रूशियल कि अगर मिडिल क्लास कैटेगरी से बाहर निकलना है, इन्वेस्टमेंट पे एक्सपोजर होना ही होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो गाइस, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो। हर्ष जी ने एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई है कि एज अ मिडिल क्लास अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में रहोगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो तो हर्ष जी ने बहुत अच्छी चीज बताई कि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हो। तो ये चीज बहुत अच्छी आपने समझाई। अब मेन पॉइंट आता है कि अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो हम लोग कहते हैं ना शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न है।
तो आप भी आई होप कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करते होगे। तो हर्ष जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है लंबे समय के लिए, तो आप उससे कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हो? मतलब एक पूछना चाहता हूँ, परसेंटेज टर्म में क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और उसको होल्ड करने का आपको वो जो एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो कैसे आता है? वो थोड़ा उसके बारे में गाइड करिए। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है। तो पहले लेते हैं कि होल्ड करने का कॉन्फिडेंस कैसे आता है ना। द फैक्ट कि अब ऑन पेपर तो स्टॉक मार्केट बड़ा आसान है कि ये लो स्टॉक लो, होल्ड करो, छोड़ दो, ठीक है। बट अगर देखो कि जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर है, किसी को भी ले लो, ये स्टॉक होल्ड लोग ना सिर्फ दो वजह से करते हैं, सिर्फ दो वजह से करते हैं। सबसे पहला लॉन्ग होल्ड होता है कि उन्होंने स्टॉक खरीदा और वो जनरली भूल गए, वो भूल गए, राइट। तो जैसे बहुत ग्रैंड पेरेंट्स साथ होता है कि वो स्टॉक पड़ेगा, अच्छा वो पड़ेगा, वो कितने हो गए, राइट। तो अगर आप भूल गए तो आप होल्ड कर लोगे। सेकंड ये होता है, अगर आप बिजनेस को समझते हो, जैसे कि अभी बहुत लोग मुझे मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिकॉज ऑफ इन टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैं पूछता हूँ क्यों, जवाब आता है न्यूज में सुना था फिर जवाब आता है कि मतलब फ्रेंड ने बोला था, राइट। और इंटेंशन तो देखो अच्छा है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, बट वो कभी होल्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज जब तक उसको वाई नहीं पता ना, उसको बिजनेस पसंद नहीं आएगा, तब तक उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट नहीं पड़ेगा, उसको पता नहीं चलेगा मैनेजमेंट क्या कर रही है, वो क्यों कर रही है। जैसे इफ यू टेक द केस ऑफ टाटा एलेक्सी, है ना, टाटा एलेक्सी के इन्वेस्टर्स होता है कि टाटा एलेक्सी और टीसीएस सेम काम कर रहे हैं, जबकि वो कंप्लीटली डिफरेंट काम है। कहने को आईटी है बट कंप्लीटली डिफरेंट है। अब जो टाटा एलेक्सी की रिपोर्ट पढ़ता है, जिसको आइडिया है बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो उसको पकड़ के रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल। जिसको नहीं ये हट जाएगा। जैसे जिसके मैं आपको एक ऑसम चीज बताता हूँ। आपको याद है 2008 में मार्केट क्रैश हुए, खत्म हो गए थे, राइट। उस समय आईटी क्रैश हो गया था कि आईटी स्टॉक्स बर्बाद, खत्म। उस समय जिसकी आप सबको दिखाना, आप देखोगे कि उस समय विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, तीन आईटी कंपनीज, 2008 की प्रॉफिट लॉस देखना, ये तीनों कंपनीज प्रॉफिट में, इनका रेवेन्यू भी बढ़ा रहा है, और स्टॉक खत्म हो गया, 30-40% इनकी स्टॉक नीचे आ गई, जबकि सब रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, और नॉर्मल पेस पे बढ़ा है, ऐसा नहीं कि कम बढ़ा है, नॉर्मल 10-10% बढ़ रहा है। सो अगर आपको इस बिजनेस से प्यार होता, आप वो पढ़ते कि आपको कोई स्टॉक बेचना नहीं पड़ता और खरीद लेते, बिल्कुल। सो वन शुड ओनली इन्वेस्ट इन बिजनेसेस जिसको समझ आता है, और आपको अगर कम बिजनेस समझ आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे वो क्रिप्टो करेंसी भी आपको याद है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था बिकॉज सब बोलते थे कि बहुत बढ़ेगा, बिल्कुल, है ना, कि गवर्नमेंट करेंसी इन्फ्लेट होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसमें इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहेगी, सबने ये बोला था। और उसका लॉजिक क्या था कि गवर्नमेंट करेंसी कैन बी प्रिंटेड, इट्स नॉट लिमिटेड, है ना, तो वो तो बनाते जाएंगे, नोट छाप जाएंगे, वो बिटकॉइन लिमिटेड है, इसलिए उसकी वैल्यू होल्ड करेगी। लॉजिकली ये सही है, बट किसी ने ये तो बताया नहीं कि बिटकॉइन जैसी 21,000 और क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाउ इज इट लिमिटेड, राइट। तो ओनली इन्वेस्ट इन थिंग्स दैट यू अंडरस्टैंड। जैसे मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्रिप्टो खराब है, मुझे क्रिप्टो समझ आता नहीं, मुझे सिर्फ एक ही आती है, इक्विटी, तो आई प्रेफर इक्विटी। तो अगर कोई आदमी उस बिजनेस में पैसा डालेगा जो उसको सपोज ऑटोमोबाइल बिजनेस समझ आता है ना, वो पैसे बना के ही निकलेगा। दिस इज द ओनली सीक्रेट। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो अब मेरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने बताया कि कंपनी की बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, उसको बिजनेस समझना चाहिए, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए, उसके बाद जब अगर एक अच्छी कंपनी उसने चूज कर ली और उसका बिजनेस अच्छा है तो वो उसके साथ जरूर लॉन्ग टर्म रहेगा। बट ये सब चीजें पढ़ने के लिए आप कैसे, मतलब कोई बुक्स या कौन सी जगह रेकमेंड करते हो कि जहां से इसकी अच्छी नॉलेज ली जाए? एनुअल रिपोर्ट। अब लोगों को लगता है कि एनुअल रिपोर्ट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, कि वो ब्लैक एंड व्हाइट पन्ने और इतने सारे वो पीडीएफ में स्क्रॉल करते हैं, उसको 5 मिनट लग जाते हैं, बिल्कुल 200 से ऊपर पेज होता है। बट द थिंग इज कि आपको वो पूरी पढ़नी नहीं है। एनुअल रिपोर्ट में बस 4 चीजें आपको चेक करनी है। सबसे पहला चेयरमैन्स लेटर, और बताऊं मजे की बात ये जसकीरत की, अगर आपको धंधा समझ आता है ना, आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स, ये बिजनेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, जैसे आप समझते हो कि केमिकल इंडस्ट्री में भी वो केमिकल्स का यूज केस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, बिल्कुल, तो बोलने का इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो मैं स्पेशलिटी केमिकल्स में इन्वेस्ट नहीं करता बिकॉज बहुत एफर्ट जाता है और मुझे उस बिजनेस में मजा भी नहीं आता। आई लाइक ऑटोमोबाइल बैंकिंग, ठीक है, किसी को अगर जोमेटो को बताइए, उसकी
एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, एक्चुअली यू विल एंजॉय इट कि कंपनी ये प्लान कर रही है, ये हो रहा है, ये ग्राफ है, एंड दैट्स इट। और इसमें और कोई सीक्रेट है ही नहीं। और अब तो इतनी सारी तरीके आ गई, जैसे स्क्रीनर हो गए, टिकर टेप हो गई, कितनी वेबसाइट्स आ गई। जब आपको एक कंपनी का वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, गूगल में डाल दो, आपको ये कंपनी की न्यूज़ चाहिए, आपको मिलती रहेगी उस कंपनी इंडस्ट्री की, एंड एक टाइम में सब डॉट्स कनेक्ट हो जाती है फिर, और फिर सब एक एक हो जाता है। परफेक्ट। अच्छा, अब जैसे आपने समझाया ना कि एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, बट आपका पॉइंट ये भी है कि एनुअल रिपोर्ट बड़ी होती है, तो अगर कोई, जैसे आपने एग्जांपल दिए स्क्रीनर्स यूज कर ले, एक आता है स्क्रीनर डॉट इन, टिकर टेप, फिनोलॉजी टिकर, अगर कोई इसमें से यूज करता है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लेमैन लैंग्वेज में, मतलब बहुत सिंपल में, उस स्क्रीनर पे जाके उस एक पर्टिकुलर स्टॉक पे फंडामेंटली क्या चेक करना चाहिए एक यूजर को या एक फॉलोअर को जो इसको फंडामेंटली देखता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, थोड़ा सा इसको जरूर गाइड करूं। अच्छा, मैं पूरा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, ठीक है। मैं, मेरी बीवी है ना, तो मैं तो थैला बनिया, मैं तो खर्चा करता नहीं हूँ, है ना। आप तो जानते हो मुझे पर्सनली। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरी बीवी है, उसको लगता है कि यार जाना चाहिए बाहर, जैसे हर नॉर्मल बीवी को लगता है, तो मेरी बीवी को भी लगता है। तो मुझे वो किसी फैंसी रेस्टोरेंट ले गई, और मैं ना फैंसी रेस्टोरेंट में, मुझे पसंद नहीं है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, है ना। तो आप तो जानते हो, तो बिल्कुल मुझे रेस्टोरेंट चाहिए जो बिल्कुल एकदम, चाय टपरी में चाय मिल रही हो तो उसमें अलग ही बिल्कुल मजे आते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार कोई रेस्टोरेंट में थी, तो मेन्यू कार्ड उसने दिया, तो वेटर ऑब्वियसली एक्सपेक्ट्स द गाय टू ऑर्डर ना, राइट। कि सर आप बताओ, तो आपके तरफ दिखता रहेगा। तो मैंने पढ़ा कुछ था कि वन्यो मोंगियो सर्व्ड विद सिनेमन कार्डमम कुक्ड ओवरनाइट विद क्रीम, लवली, क्या क्या था, वो दाल मखनी थी। दाल मखनी एनुअल रिपोर्ट्स में होती दाल मखनी ही है, उसको बस लिख देते ऐसा। राइट तो राइट। अगर यू अंडरस्टैंड, आपको बस ये समझना है, लोग एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं डर जाते हैं कि अरे यार ये भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल तो इट्स बिल्कुल। लाइक, जैसे कॉम्प्लिकेटेड होती है एक फॉर्म महंगे रेस्टोरेंट में ना, वैसी एनुअल रिपोर्ट्स में, बट एक्चुअल मतलब दाल मखनी है। तो राइट। आपको हर वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, आपको अगर वो मतलब समझ आ गया, इट्स गुड इनफ। हल्के हल्के करके यू कीप कैचिंग अप विद एवरीथिंग। सो दैट्स द आइडिया। एंड चेक क्या करनी चाहिए, सबसे पहला चीज, कॉन कॉल्स, ठीक है। कॉन कॉल्स इंटरेस्टिंग होते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है, और आई रियली होप आपके ऑडियंस का पूरा बेनिफिट उठाए। कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट कि आप ये क्या करोगे, इसका क्या फ्यूचर है, इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट आती है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन राइट लगे उसका वो पढ़ लो, ठीक है। फिर आती है एमडीएस, मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी रिपोर्ट, ऐसी एमडी रिपोर्ट पूरी आती है, मैनेजमेंट की एनालिसिस आती है कि क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा कंपटीशन कैसा है, ये कैसा है, सिंगल लाइनर्स है। इसको पढ़ के ना एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि मुझे समझ आ सकता है, और राइट। फिर आपको देखो मजा कितना आता है, और फिर जो कन्विक्शन बोलते हैं ना जिसकी, वो तब आती है। वो बिल्कुल कोई यूट्यूब से नहीं आ सकती, वो कोई कोर्स से भी नहीं आ सकती, सच बताऊं तो। वो कन्विक्शन तब भी आएगी जब आपने खुद चार्ट रखे ना, वो आपको पता है बिजनेस के, आपने वो एनुअल रिपोर्ट चार्ट रखे है, आप खुद ही राइट। बेचो, एंड बिल्कुल दैट बिल्कुल। इज हाउ यू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया एक स्टॉक का, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, और उस स्टॉक को आपने चूज कर लिया और अच्छी क्वांटिटी बाय कर ली, बट अगर आपने उस कंपनी की मैनेजमेंट को स्टडी नहीं किया या मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं किया, तो कहीं हद तक मैंने सुना है बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मैनेजमेंट एनालिसिस का भी कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं सही हूं इस बात पे? 100%, 100%। सी, मैनेजमेंट एनालिसिस में बहुत सिंपल 3-4 रूल्स होता है। सबसे पहला चीज तो आपको देखना है कि चेयरमैन लेटर की उसकी टोन कैसी है, इज ही प्रोग्रेसिव, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, आप देखो पिछले 3 साल के चेयरमैन लेटर, और ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक ही पेज का होता है, जो उसने बोले थे क्या वो गोल्स कंपनी ने कंप्लीट किए हैं जो 3-4 साल पहले कमिट किए गए थे। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये, इसकी मतलब होता है ना कि इन मैनेजमेंट की खुराक कैसी है, कि राइट क्या ये बस बोलने के लिए बोली जा रही है, फिर एक्चुअली काम हो रहा है। थर्ड चीज, आप देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ राइट। डायरेक्टर्स शुड बी अ हेल्दी मिक्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। करेक्ट। जैसे ये प्रॉब्लम येस बैंक के साथ थी। अब येस बैंक में जो रानास थे, जो ओरिजिनल ओनरशिप येस बैंक की, बिल्कुल तो वो सारा कंट्रोल रानास के पास था, बिकॉज उनकी सब रिश्तेदारी बैठे हुए थे मेजोरिटी में, कजन, राइट। चाचा, फूफी जो होते हैं ना, वो सब बैठे हुए थे। तो ही टुक वेरी रिस्की डिसीजंस। इफ दे वुड हैव पेड ऑफ, यस बैंक तो कहीं और पहुंच जाता, बट इट डिडंट, राइट, तो वो नहीं हुआ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक हेल्दी स्प्लिट होना चाहिए, एंड दैट्स इट। दीज आर द जनरल थिंग्स। अदरवाइज तो एक रिस्क तो हमेशा रहता ही है, बट अगर आपने ये राइट। कर लिया तो आपका रिस्क बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। परफेक्ट परफेक्ट।
अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिसाइड हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक भी चूज कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया, मैनेजमेंट भी कर लिया, टेक्निकल भी कर लिया, और मैंने इन्वेस्टमेंट अब कर दी है, और 3-4 साल बाद स्टॉक ने रिटर्न भी अच्छा दे दिया। बट एक आपके अकॉर्डिंग मैं पूछना चाहता हूँ, एग्जिट कब लेनी चाहिए, मतलब किस बेसिस पे? क्योंकि काफी लोग होते हैं, इवन कभी कभी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कभी शर्माता नहीं हूँ, कि जैसे मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा लॉन्ग टर्म में, बट मैं स्टिल प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, और पता नहीं बाद में देखा जाऊंगा कि वो स्टॉक बहुत कम में मैंने बेचा उसको। तो एक प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है? जैसे मैंने कोई स्टॉक लिया फॉर एग्जांपल, 4-5 साल में उसने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, तो क्या सोच के हमें एग्जिट लेना चाहिए स्टॉक से? इसका कोई आंसर है ही नहीं। सच बताओ, सच तो ये है, अगर या तो कोई मैं रैंडम आई कैन थ्रो कोट एट यू, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना, जैसे महाभारत में था ना कि वो एक बार अंदर लूप में घुस गए तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। सेम टाइप लाइक दिस कि एक बार आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो ना, सो देयर इज नो फिक्स्ड रूल टू कम आउट, इट इज राइट। ऑन योर नीड, आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं पैसे बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी जा रही है, उसके सीए अच्छा है, बिकॉज मेरा गोल क्या है, आई वांट टू रीच द टॉप 50 इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। उसके लिए मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो मैं उसको उल्टा ऐड करूंगा। राइट। अगर सपोज किसी का गोल है, इसको शादी के लिए कुछ चाहिए, गाड़ी के लिए कुछ चाहिए, या बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए, तो वो बेच सकता है। तो इसका कोई आंसर है ही नहीं, कोई इसका आंसर नहीं है। इट्स जस्ट आपकी नीड क्या है, आपका रीजन परफेक्ट। फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी सेम। अगर वो सेम जस्टिफाई हो रहा है, इट्स ओके, अदरवाइज देयर इज इशू। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि अगर आपको लग रहा है आपको नीड है और आपका गोल फुलफिल हो गया है, तो आप बेच सकते हो, और अगर आप कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो आप उसके साथ भी बने रह सकते हो और अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा ये भी आता है कि ये जो मैंने मतलब हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, ये रिस्की भी है, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या इसमें रिस्क कम है एज कंपेयर टू जो हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? रिस्की है, अगर आप उस बिजनेस में पैसा लोगे, आपको समझ नहीं आ रहा, रिस्की है। अगर आपने जोमेटो या किंगफिशर एयरलाइंस या पेटीएम एनआईसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो रिस्की है। लोग होता क्या ना कि हमेशा लूजिंग स्टॉक्स में, जैसी कोई स्टॉक प्रॉफिट होता है हर 10 सेकंड में फोन चेक करते रहेंगे ना, और जैसी स्टॉक नुकसान में है तो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, राइट? सब तो अगर ये एटीट्यूड है तब तो मरना पक्का ही है, राइट? तो ये बड़ा नेचुरल है, मैं भी पहले सब ऐसे करते हैं, तो बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई गलत नहीं है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में की जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स are not those trades that didn't give you profit, that's why you're holding them राइट। long. Na? Two quote Peter Lynch. We enter as traders, but we become long term investors. तो अगर ये नहीं हो रहा है तो ठीक है, इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म। अदरवाइज होता है बहुत बार ना, हम अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं, अपने आप के झूठ में ही बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम शायद राइट। कन्वर्ट नहीं कर पाते। सो दैट्स इट, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है टू अंडरस्टैंड, you are doing good investments. परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड, एंड उसके बाद मेरे कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वो पूछने से पहले मैं सभी फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि हर्ष जी के साथ हमारा पूरा Q&A सेशन होगा, तो अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 5 से 10 मिनट आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर हर्ष जी देने वाले हैं। और अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, अगर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, तो मुझे टैक्स कितना देना है? थोड़ा इसके बारे में आप मेरे को एक्सप्लेन करो। टैक्स आपको देना है अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपको 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट है, तो आपको लगता है 10% एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अदरवाइज नो टैक्स। और अगर मतलब शॉर्ट टर्म की तो यहाँ बात ही नहीं है, और म्यूचुअल फंड में भी सेम टैक्सेशन है? सेम। अब कुछ म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर्स होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे डेट म्यूचुअल फंड है तो डेट का अलग आएगा, बट अगर इक्विटी में लॉन्ग टर्म करोगे तो एलटीसीजी ही पड़ता है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आता है, व्हाट प्रॉब्लम डिड यू फेस इन योर इनिशियल ट्रेडिंग मंथ्स? मतलब जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब आपको क्या प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, और उससे कैसे आपने डील किया उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, थोड़ा इसके बारे में हमें बताओ। या मेरी प्रॉब्लम थी एरोगेंस और घमंड। जब मुझे याद है 2010 में स्कूल खत्म हो गया, मैं गया, पापा आनंद राठी, अब तो जब मैं ब्रोकर का नाम लेना नहीं चाहता बट बोल दिया, तो नथिंग अगेंस्ट ब्रोकर, तो वहां पे मेरे डैड का वो था अकाउंट, तो मैं उनके ऑफिस गया,
मेरे में ना एक गंदा घमंड और एरोगेंस था। मुझे लगता था कि ये लोग क्या लोग हैं भाई, मार्केट्स को जुआ बोल इतना सिंपल है, पैसे नहीं वास्ते, इनसे ज्यादा गधे आगे तो मैं देख नहीं। मतलब मैं इतना एरोगेंट था अपने अंदर कि यार मैं हर्ष गोयल आगे को पता भी नहीं है, और मैं 18 साल का था बस। और वो एरोगेंस में मुझे रिलेट हो गई वो, क्योंकि आई वाज नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट अ मिस्टेक, आई वाज नॉट इवन राइट। रेडी टू थिंक कि ये कोई और भी सही हो सकता है। तो मैं सीखा कैसे, वही जब मार्केट्स में पैसे हार गया सारे तो सीख गया मैं। तो आई थिंक द एरोगेंस कि मार्केट सीरीज और मैं समझ गया हूँ बाकी सब गधे हैं, दैट एरोगेंस ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा था, पिटवाया था बाय मार्केट्स। आपको बहुत पता बढ़िया। है तो ये बड़ा जनरल होता है, यू फेसेस। हाँ, मैंने सुना नहीं, आपकी आवाज एकदम ब्रेक होगी। आपके साथ हुआ था? क्योंकि बहुत बड़ा बहुत जनरल होता है कि लोग एरोगेंट होते हैं। डिड यू गेट एरोगेंट नहीं, व्हेन यू एंटर्ड द मार्केट? मतलब मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि मेरे को प्रॉफिट सामने हो रहा होता है बट मैं बुक नहीं कर रहा होता, और सोचता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं लालची हो जाता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, और उस लालच के चक्कर में मैंने लॉस बुक करे हुए हैं। तो मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं लालच कर रहा हूँ कि और प्रॉफिट हो जाए, एंड और प्रॉफिट तो हुआ नहीं, बट स्टिल मैंने लॉस बुक करे इस चक्कर में। तो ये चीज मैंने अपने ऑफिस में लिखी हुई है कि अगर प्रॉफिट हो रहा हो और गोल मीट कर रहा हो तो भाई बेच दे, उसके बाद वो शेयर जहां मर्जी जाए, क्योंकि आपको भी पता है स्टॉक मार्केट रिग्रेट की मार्केट है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिग्रेट होना ही होना है। तो अब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। रिग्रेट तो, या रिग्रेट तो होता ही है 100%। कोई भी आदमी यहाँ पे आई थिंक रिग्रेट के बिना तो रह नहीं सकता। बिल्कुल आई एग्री बिल्कुल विद यू। बिल्कुल। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट मार्केट डू यू ट्रेड एंड व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल? आप कौन सी मार्केट में ट्रेड करते हो और आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? मेरे को इसके बारे में जानना है, क्योंकि मैं आपकी जो लाइव सेशन वीडियोस देखता हूं तो उसमें तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो थोड़ा सा हमारे फॉलोअर्स को भी बताइए कि आप ट्रेड किस में करते हो ज्यादा और ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है आपका? ठीक है, तो मेरा मेन इक्विटीज में आई एंड बिकॉज मुझे इक्विटी से मोहब्बत है, मुझे इक्विटी में बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में। तो मैं कहीं जाता ही नहीं, ना मैं कमोडिटी में जाता हूँ, ना मैं क्रिप्टो में जाता हूँ, ना फॉरेक्स। मेरा सिर्फ फोकस इक्विटी में। ये नहीं कि बाकी खराब है, मेरा पैशन है, तो आई स्टिक हियर। पहले ना, अब जैसे तो मेरी ट्रेडिंग में देखा ना बड़ी इवॉल्व हो गई है। जब मैंने शुरू किया था तो मैं सिर्फ इंटरडे करता था बिकॉज मुझे चाहिए थी इनकम, पैसा चाहिए था, राइट? तो बट हल्के हल्के करके जब मुझे बीएससी का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वहां से मुझे पैसे मिलने लग गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए मैंने सारी ट्रेनिंग वहां से पैसे मिलने लग गए। तो जैसे मैं मेच्योर हुआ ना, मेरा पोर्टफोलियो भी मेच्योर हुआ, एंड आई स्टार्टेड। मेरा पहले 90% ट्रेडिंग था, अब सिर्फ 15% पोर्टफोलियो का ट्रेड होता है, बाकी इट्स इन्वेस्टमेंट। देख रहा हूँ, मतलब मेरी नीड के हिसाब से राइट। मैंने स्विच कर दिया। सो द मीडियम आई प्रेफर्ड, मेरा फेवरेट है स्विंग ट्रेडिंग। मैं स्विंग ट्रेडिंग एंड आई यूज कैंडलस्टिक्स अ लॉट। कैंडलस्टिक्स और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ये मेरे फेवरेट गो टू टूल्स हैं, एंड आई बिलीव कि द बेसिक्स आर द बेस्ट, तो आई स्टिक टू द वेरी बेसिक्स। और मेरा बड़ा क्लियर है कि पीपल फेल सिस्टम्स डोंट। तो मैंने बस एक सिस्टम सेट कर लिया। टारगेट मेरा ये होना चाहिए, हर महीने आई शुड बीट द इंडेक्स बाय अल्फा ऑफ 2 to 3%, बहुत बढ़िया। राइट? तो अगर इंडेक्स 7% ऊपर है तो मैं चाहता हूँ मेरे पास 8-9% रिटर्न है। अगर इंडेक्स सिर्फ 1% ऊपर है, मैं चाहता हूँ मेरे पास महीने की 2-3% रिटर्न है। बस मैं इंडेक्स को अल्फा से बीट करूँ, दैट्स माय एंटायर टारगेट, एंड दैट्स इट, एंड इट गिव्स मी दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हर्ष जी, आपका एफएनओ से रिलेटेड क्या कहना है? क्या आप एफएनओ में ट्रेड करते हो? और एक बिगनर को, मतलब जो मैंने बहुत देखा है, इवन मतलब मैंने इतने इतने लोगों के साथ बात करी है कि छोटी एज है अभी, 18 19 20, एफएनओ के ट्रेड करते हैं, बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड नहीं करते और लॉसेस बहुत बड़े बड़े कर देते हैं। तो आप क्या खुद एफएनओ में ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में? और अगर कोई ट्रेड करने के लिए सोच रहा है तो उसको क्या गाइड करना चाहोगे आप? 100% एफएनओ बहुत मेजर टूल है, बिकॉज एफएनओ एक एक्सप्लोसिव इनकम आपको एफएनओ देता है, वो फैक्ट है, राइट? उसमें कोई भी डिनाई की बात है ही नहीं। बट यार जिसमें वो है, बताऊं, जब भी कोई सिगरेट पी रहा है ना, उसको बोलो सिगरेट पी रहा है, बोलता है अरे मैं इसको जानता हूँ, वो तो 150 साल तक जिया था। आपने सुना है वैसे? बोलता है मैं तो भाई राइट, 150 साल बिल्कुल तक जिया। बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, बट द फैक्ट इज की मेजर प्रोबेबिलिटी मरने की ही है। बिल्कुल। तो हो सकता है आप एफएनओ करके यू कैन बी 1 in a million, जो मेक्स इट वेरी बिग, जल्दी सक्सेस मिल जाए आपको, और आप शुरुआत में एफएनओ में घुस के बहुत बड़े बन जाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट वो प्रोबेबिलिटी 0.1% से भी कम है। ओके। और शेयर बाजार तो गेम ही पूरा प्रोबेबिलिटी का है। तो बिल्कुल। अगर कोई आदमी विदाउट एनी एक्सपीरियंस और पहले ही शुरू एफएनओ से ट्रेड करना शुरू कर दिया है, उसने कभी इक्विटी में ट्रेड नहीं किया, कभी इंट्राडे नहीं किया, सीधा एफएनओ में 5-6 महीने में घुस गया है, तो प्रोबेबिलिटी तो यही है कि दुकान बहुत जल्दी बंद होने वाली है।
कि 5-6 महीने में शटडाउन हो जाएगी। दैट्स परफेक्ट। हार्ड रियलिटी। आई होप आपके फॉलोअर्स बस उसको अलग एंगल से ले, मैं तो नहीं, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। आपने बिल्कुल सही गाइड किया कि स्टार्टिंग में बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं एक और जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि अच्छा, अब जैसे ना मेरे को 6 साल हो गए, आपको तो मेरे हिसाब से 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस मुझे है। मेरे 13 को 2010 में आया था, तो हाँ 23 साल, बिल्कुल बिल्कुल नहीं 13 13। साल, 13 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। मेरे को 6 साल का है। मैंने एक चीज अब क्या नोटिस कर ली कि हमने इन 4-5 साल 6 साल में लास्ट में जब स्टडी करना, जब नॉलेज लेना स्टार्ट करा, तब जाके प्रॉफिटेबल बने। तो आपके अकॉर्डिंग एक जो बिगनर आ रहा है, जो शेयर मार्केट के अंदर एंटर हो रहा है, उसको एटलीस्ट कितने टाइम स्टडी करनी चाहिए? चाहे वो कहीं से भी स्टडी करे, कितने टाइम करनी चाहिए? बिकॉज स्टडी से ही मैंने देखा है शेयर मार्केट में आप लंबे, कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा आप तभी बनोगे जब आपको शेयर मार्केट की नॉलेज हो। तो थोड़ा इसके बारे में आपका क्या कहना है? या मैं ना जिसके साथ थोड़ा बीच में आता हूँ इसके, मतलब आई एग्री आल्सो एंड पार्टली डिसएग्री आल्सो, क्योंकि आई फील कि हाँ आपका पॉइंट सही है। अगर बिना उसमें आगे टिप में घुस गए फिर तो मौत पक्की है, फिर तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं है। बट स्टडी का भी ना, कि बहुत में लोग देखे हैं वो बस स्टडी करी जा रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे। वो मार्केट में घुस रहे, वो सोच रहे हैं कि अभी मैं परफेक्ट हो जाऊं, मैं परफेक्ट हो जाऊं। ऐसी सर कभी कुछ स्टेज आ ही नहीं सकती जहां आपको लगेगा कि आप मार्केट में परफेक्ट और वो सब समझ आ गया, क्योंकि जितना आप समझते जाओगे ना, आपको पता चलेगा ये पूरा कुआं है, इसमें हुआ है, कितने सारे वेरिएबल्स और बिल्कुल कितनी सारी चीजें टू अंडरस्टैंड, राइट, व्हिच इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड इन कपल ऑफ मंथ्स और इयर्स आल्सो, लाइफ टाइम भी शायद कम पड़ जाए। बिल्कुल। तो आई वुड फील कि बेस आइडिया पढ़ना चाहिए, ठीक है। बेस आइडिया आपकी फंडे, आपकी स्टॉक मार्केट ऐसे बहुत बार लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो जीरो सम गेम है, इन्वेस्टिंग जीरो सम गेम है, राइट। इसका मतलब उस आदमी की बेस नॉलेज में बहुत गैप्स है, उसको बेसिक की उसके फंडे क्लियर नहीं है। तो अगर आपके स्टॉक मार्केट बेसिक फंडे क्लियर ना, हाउ डज इट वर्क, कंपनीज का फायदा क्या होता है, इन्वेस्टर्स पैसे क्यों कमाते हैं, शेयर ऊपर नीचे क्यों जाता है, अगर आपकी ये बेसिक फंडे क्लियर है, आप इन्वेस्ट करना शुरू करो, हल्के हल्के करके आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, कम कम अमाउंट से। फिर अमाउंट तब बढ़ाओ जब आपको और कॉन्फिडेंस आए, नॉलेज बढ़े। वो एक टाइम आता है ना, खुद वो आदमी कॉन्फिडेंस, बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। दैट्स इट। बट हाँ, तो यही है, वो बेस नॉलेज ना बहुत लोगों में देखा है जो एफएनओ में पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, बट स्टॉक मार्केट में बेसिक फंडे ही कौन है, तो वहां पे तो इशू बहुत मेजर आते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने समझाया। मतलब मेरे को खुद अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपके खुद वेबिनार्स, यूट्यूब की वीडियोस देखता रहता हूँ, मेरे को बहुत शौक है। मतलब मैं क्या करता हूँ, अपना काम करते करते ना कुछ वीडियोस लगा लेता हूँ। तो मैं आपकी वीडियोस भी यूट्यूब पे लगा दी और साथ में सुनता रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। तो मेरे को ऐसे मतलब, तो आज लाइव आपके साथ कर रहा हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार बहुत मतलब नॉलेजेबल चीजें मेरे को सीखने को मिल रही है। मेरे को क्या, इवन फॉलोअर्स को भी सीखने को मिल रही है। थैंक यू सो तो मच जसवीर। उल्टा मैं तो ये पढ़ लूंगा कि जो आपका वो है ना, आपने पूरा बनाया है चार्ट्स फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न्स का चार्ट बना हुआ है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो मुझे तो आई जेन्युइनली फील कि फॉर एनी ट्रेडर, स्पेशली जो स्टार्ट कर रहा है या जो मिड जर्नी में, उसको अगर सामने लगा तो कितना क्लैरिटी हो मैं सकता है। लेके ही बैठा हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप मुझे कब भिजवा रहे हो, मैं ये सोच रहा हूँ, आप मुझे कब आपको भिजवाओगे इसको? 1-2 दिन वेट करना होगा, बिकॉज एक प्रोडक्ट जो है वो बनने के लिए गया हुआ है। वो जैसे ही बन के आएगा, आपका पूरा प्रोडक्ट का जो सेट है वो मैं आपको भेजने वाला हूँ, नहीं, क्योंकि वो मैं सिर्फ एक ही तो प्रोडक्ट से वेरी रुका हैप्पी हुआ आप भेजो तो। और आई थिंक जो आपने इसको बनाया है ना, इट इज क्रेजी। मतलब अगर कोई भी इसको बोर्ड में लगाएगा ना, तो इतना इजी हो जाएगा, सब आपके सामने हो, फिर उसको देख रहे हो, फिर ग्राफ को देख रहे हो, तो पॉइंट्स ज्यादा ध्यान आते हैं। सो उस एंगल से आई थिंक इट इज वेरी वेरी ग्रेट रिलेशन। थैंक यू हर्ष जी। अच्छा, अब मेरा जो एक लास्ट क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने अभी फॉलोअर्स को भी देखा जो डिमांड आ रही है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक बिगनर के लिए और हमारे फॉलोअर्स के लिए आप एडवाइस क्या देना चाहते हो? अच्छा, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी सेम। अगर आपने टिप की बेसिस में कुछ बाई किया तो टिप की बेसिस में बेच देना, कुछ उसमें कुछ स्ट्रैटेजी लाने का पॉइंट ही नहीं है। अगर आपने आरएसआई देख के बाई किया तो आरएसआई देख के बेचना, आपने पीई देख के बाई किया तो पीई देख के बेचना, आपने कोई न्यूज देख के बाई किया तो उसी न्यूज को देख के बेचना। अगर आपका बाइंग सेलिंग का रीजन सेम है ना दोस्त, इसका मतलब यू आर फॉलोइंग सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। आप बाद में देख पाओगे गलती कहां थी। अगर बाइंग कोई और रीजन है, सेलिंग कोई और रीजन है, फिर तो ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग नहीं है, ये फिर जुआ है, ये लक है। तो वो भी ठीक है, सबके फेवर से होती है, बट उसमें फिर डोंट एक्सपेक्ट टू फाइंड अ स्ट्रैटेजी बिकॉज़ देयर इज नो स्ट्रैटेजी। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा हर्ष जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना Q&A।
और मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। अब Q&A सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। जिनकी भी क्वेरीज है हर्ष जी से, आप मेरे को कमेंट करिए, हर्ष जी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है हर्ष जी की बुक्स रेकमेंड करो, कि आपके अकॉर्डिंग 2-3 बुक्स कौन सी मतलब हर एक बिगिनर को पढ़नी चाहिए। अच्छा, अभी मैं एक्चुअली आज ये बुक पढ़ा था, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, तो ये बुक अच्छी है, ये मतलब मेरी वन टाइम ऑल टाइम फेवरेट्स है। और आई वुड से मार्टिन जे प्रिंग, ही इज लाइक बीस्ट, मार्टिन जे प्रिंग। और एक पराग पारे की है, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिहेवियरल फाइनेंस एंड साइकोलॉजी कुछ इट्स कॉल्ड, एंड इट्स अमेजिंग। तो पराग पारे, मार्टिन जे प्रिंग, एंड ये तो ऑल टाइम है, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। ठीक है, ठीक है, आप ये नेम्स मेरे साथ शेयर करना, मैं एक स्टोरी भी जरूर लगाऊंगा। डन डन डन। तो एक फॉलोअर का हमारे क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं, महेश जी कह रहे हैं सेक्टर वाइज एनालिसिस कैसे करें, अगर उनको सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है तो वो कैसे करें। ठीक है, सेक्टर वाइज एनालिसिस ना उसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप या तो देखो गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है, ठीक है, जैसे इस बजट में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेजर फोकस है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट में फोकस है, तो आपको वो सेक्टर पता चल गया। अब उस सेक्टर की आपको कंपनीज देखनी है, इसके लिए एक वो वेबसाइट है, वो क्या था ना, ibg.org। तो जैसे काम तो मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा, आपको स्टोरी मैं स्टोरी में लगा दूंगा, बिल्कुल। तो उस वेबसाइट में आप जाओगे तो आपको ना, और ये अगेन जो भी आप डेटा लोगे, इट शुड बी अ प्रॉपर ऑथेंटिक वेबसाइट, राइट। तो जैसे अगर आप सिबिल की वेबसाइट में चले गए या igb.org में चले गए, तो आप सेक्टर चूज करोगे, सेक्टर की पूरी इन्फोग्राफिक्स आ जाती है कि इस चार्ट में पहले ये था, इस साल ये है, वो है, इट्स वेरी इजी टू रीड, दैट्स इट। आप बस सेक्टर, फिर आपको बताता है कि सेक्टर वर्थवाइल है कि नहीं है, फिर आपको देखेगा सेक्टर में टॉप कंपनीज कौन सी है, मिड में कौन सी है, लो कौन सी है, एंड उनका कंपटीशन क्या है, मोड्स क्या है, और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो सेक्टर एनालिसिस सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट कि गवर्नमेंट उस पर कितना फोकस कर रही है, एंड या कोई और रीजन है जिससे सेक्टर में इंटरेस्टिंग हो सकता है, उसको डेटा से रिकन्फर्म करो। बात मत सुनना, डेटा से शुड बी बैकअप हो रहा है, तब आगे बढ़ सकते हो। परफेक्ट। ये एक और क्वेश्चन इनका आया महेश जी का, ये पूछ रहे हैं व्हेन टू बुक प्रॉफिट इन इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग। अगर वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं तो प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, और हाउ टू ओवरकम फोमो। या प्रॉफिट तो स्ट्रैटेजी आपको बताएगी, वो तो जब आपका होगा, आपको टारगेट भी दिखेगा, स्टॉप लॉस भी दिखेगा, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, एंड देयर इज नो अदर वे। टेक्निकल तो इतना इजी है बिकॉज उसमें आपको इट्स अ प्री प्लान्ड मूव, राइट। आपको ये पता है आपकी बाइंग कहाँ होगी, आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, तो इसमें कुछ है नहीं। एंड हाउ टू अवॉइड फोमो, इमोशन है यार, इमोशंस को नहीं हटा सकते, वी ह्यूमंस हैं, हम इमोशंस को हटाना भी आई थिंक मेरे हिसाब से वो पॉसिबल ही नहीं है, और ना अपने आपको डिसिप्लिन करना पॉसिबल है। तो द ओनली थिंग इज टू एक्सेप्ट इट कि हाँ आपको हो सकता है, और इसमें यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि मैं ट्रूथ बी टोल्ड, जब क्रिप्टो का पूरा भी बूम था 2021-22 में, राइट, और मैंने आपको बताया मैं क्रिप्टो में बिल्कुल भी मतलब मुझे समझ नहीं आता, वैसे इक्विटी समझ आता, बिल्कुल बिल्कुल। जनरली मेरे अंदर भी 13 साल बाद भी मैंने फोमो था यार, मैं डाल दूं, ये डाल दूं, तो इट्स वेरी नेचुरल, एंड इसमें कुछ शाय अवे करने की बात नहीं, जस्ट नीड टू एक्नॉलेज इट, अंडरस्टैंड इट, और बाइंग सेलिंग का रीजन सेम रखो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी होगी ना, तो इमोशन की वैसी भी वहां जगह है नहीं, एंड दैट्स इट, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। ठीक है। एक क्वेश्चन है कृणल जी का, ये पूछ रहे हैं कि डिविडेंड वाले शेयर्स लेने चाहिए। अच्छा, आपका क्या नजरिया, आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो? नहीं, सी सबसे पहली चीज, अगर डिविडेंड स्टॉक्स के थ्रू आप गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो बहुत गलत चीज है। मैंने इस पे पूरी यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि कितनी बार जो जैसे कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गई, इनकी 1-2 ईयर रिटर्न्स ठीक है, आप 5 साल की रिटर्न देखो, उन्होंने इंडेक्स को बीट नहीं कर रखा है, तो हाँ को 2-2 रुपए डिविडेंड तो मिल जाएंगे, बट कैपिटल तो खत्म हो गया ना, मतलब वो तो डेप्रिशिएट कर गया। तो डिविडेंड स्टॉक्स जैसे अच्छे होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो प्रॉफिटेबल भी होते हैं, तो आइडियली प्रेफर प्राइवेट कंपनीज फॉर डिविडेंड स्टॉक्स, बिकॉज वो जनरली प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जाती है। एंड यार नीड की बात है, माय टारगेट इज नॉट टू गेट डिविडेंड, मेरा टारगेट है टू रीच द टॉप 50 इन्वेस्टर्स, तो उसके लिए आई वांट, आप समझो, तो इसलिए आई डोंट इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स। मतलब इन्वेस्ट करते हुए मेरा फोकस होता है कि मेरा कैपिटल बढ़े, मेरा फोकस ये नहीं रहेगा कि मुझे डिविडेंड मिले, बिल्कुल, बट इट्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये मेरा पोर्टफोलियो मैंने अपने हिसाब से बना के रखा है, इट डज नॉट मीन कि आपको भी ये करना है, इट्स ऑन पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। माय ओनली एडवाइस इज डिविडेंड के चक्कर में अच्छा स्टॉक ले लेना, ऐसा नहीं कि ओएनजीसी वगैरह ले लिया जो कैपिटल डेप्रिशिएट करे, बट डिविडेंड आपको दे दे, तो इट्स अल्टीमेटली अ लॉस। मेरे को
एक चीज बहुत अच्छी लगी आपने, मेन मतलब हमें ये समझाया कि स्टॉक आप जो भी ले रहे हो, चाहे आप डिविडेंड के लिए ले रहे हो, चाहे आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ले रहे हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग लो। काफी लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, जैसे मैंने कोई शेयर ले लिया तो मेरे को कॉपी कर लिया, आपने कोई शेयर ले लिया आपको कॉपी कर लिया, किसी थर्ड पर्सन ने ले लिया उनको कॉपी कर लिया। ये चीज से अच्छा आपने बहुत सही बात कही कि नीड के अकॉर्डिंग आप लो। अगर आपको लगता है कि डिविडेंड की आपको नीड है तो आप कोई अच्छी कंपनी का डिविडेंड स्टॉक बाय करो। अगर आपको लगता है कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन करना है तो आप उसकी तरफ जाओ। तो नीड के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छा समझाया। ट्रू 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 ट्रू। गाइस, और जिनके भी क्वेश्चन है हर्ष जी से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा, कौशिक जी पूछ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम इन एनी स्टॉक्स। आप कैसे देखते हो इन सब चीजों को? या मैं तो ऑनेस्टली आई लव प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस एंड कैंडलस्टिक्स। तो मैं तो मोमेंटम काफी स्टडी करता हूं। बट कौशिक, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ना, इसमें यू शुड डेफिनेटली रीड मार्टिन जे प्रिंग। आपको मजा आ जाएगा। आप एक बार मार्टिन जे प्रिंग उठा के पढ़ो। उनकी शायद बुक थोड़ी महंगी होगी, यो क्योंकि ना बहुत बार इंडिया में प्रिंट होती नहीं है, बट यू विल एब्सोल्युटली लव इट। मोमेंटम में तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट। और आई थिंक इंडिया में अश्विनी गुजराल सर हैं जिनकी काफी बुक्स, अश्विनी गुजराल, मतलब मैंने उनकी सिर्फ एक दो कॉपीज ही पढ़ी है सच बताऊं, बट वो डिसेंट थी। ऐसा नहीं कि मतलब खराब बिल्कुल नहीं है, डिसेंट है। बट आई हैव हर्ड कि अश्विनी गुजराल की बुक्स भी अच्छी है मोमेंटम। मैंने पर्सनली पढ़ी नहीं है, दिस इज व्हाट आई हर्ड। बट मार्टिन जे प्रिंग मैंने पढ़ा है, वो तो गारंटी है, तो अलग अलग मजे करा देगा आपको। ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ये डैनिश जी का आया है। ये पूछ रहा है हाउ टू एग्जिट फ्रॉम लोअर सर्किट स्टॉक। Sell that stock. Yeah, again your reason for buying and selling should be the same। और अगर आपके स्टॉक पर लोअर सर्किट पड़ा है तो देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग। आई वुड से कि आप एक बार उसकी शेयर होल्डिंग देखो। शेयर होल्डिंग में इसलिए बोलो कि इतनी वॉल्यूम्स कर कौन रहा है। आप अपसेल में अगर लोअर सर्किट तो मतलब इतने स्टॉक्स कौन बेच रहा है, व्हाट इज द रीजन। एंड अगर रिस्की लग रहा है तो प्लीज कम आउट। जैसे अडानी में था, लोग लोअर सर्किट ले जा रहे हैं। अब जैसे अडानी सिचुएशन, इसमें कुछ एनालिसिस नहीं हो सकती, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस। ये लक है। अगर आप डालोगे तो आप लक के ऊपर खेल रहे हो। देयर इज नो एनालिसिस ऑन इट, क्योंकि कल को क्या न्यूज़ आएगी इसमें हमें थोड़ी पता है, नोबडी कैन एनालाइज इट। तो सेम विद दिस, अगर आप एकदम उस किसी स्टॉक में हो जो लोअर सर्किट कर रहा है, यू नीड टू फाइंड आउट कि उस स्टॉक को क्यों बेचा जा रहा है। एंड अगर बहुत हैवी रीजन है तो माय रिकमेंडेशन वुड बी टू कम आउट ऑफ दैट स्टॉक फॉर श्योर, विदाउट अ शैडो। बहुत बेटर, परफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन है हर्ष जी, मोहित शर्मा जी का, हमारे फॉलोअर हैं। ये कह रहे हैं कि इंट्राडे में 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले सकते हैं क्या? मैं नहीं लेता पर्सनली स्पीकिंग, वो बहुत छोटा टाइम है, मैं ही लेता। आई जनरली प्रेफर, मैं तो 5 मिनट्स का उसको लूंगा ही लूंगा। तो आई टेक 5 मिनट्स चार्ट। तो 1 मिनट में आप ले सकते हो। इसमें अगेन डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी। पर्सनली स्पीकिंग आई प्रेफर द 5 मिनट चार्ट। अभी 2-3 क्वेश्चन और पिक करें ना? हाँ हाँ प्लीज। ठीक ठीक है। ये नताशा का क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई दी स्टॉक्स। क्वेश्चन समझ नहीं आया इनका भी को। हाउ टू आइडेंटिफाई दी स्टॉक्स मतलब लोअर सर्किट का कुछ बात हो रही थी शायद, इसका कुछ हो सकता है। हर्ष जी, ये क्वेश्चन ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या होते हैं स्विंग ट्रेड के लिए? एक ही है यार, योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो ना, आप पैसे कमाओगे ही कमाओगे। कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती, कोई भी स्ट्रैटेजी बेटर नहीं होती या कोई खराब नहीं होती। सब इक्वली, सब में प्रोज और कॉन्स हैं, राइट। तो जैसे वो होता है ना, जिसके साथ कि कुछ लोग होते हैं ना जो सालों साल से वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट डाइट पे होते हैं, है ना, और वो तभी वेट लूज करता है। कुछ लोग होते हैं जो अचानक से वेट लूज करके आ जाते हैं कि भाई एकदम। बिल्कुल। तो वो लोग वेट लूज क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज पहले वो योगा, फिर कीटो, फिर जिमिंग, फिर रनिंग, वो एक चीज में नहीं टिके। सेम विद ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग में आपका एक सिस्टम बैठ गया है, एक टूल पकड़ ले तो उस पर पकड़ के बैठ जाओ, तभी रिजल्ट आएंगे। अगर आप टूल पूरा टाइम शिफ्ट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो रिजल्ट वैसे भी नहीं आएंगे। सो मेरे तो स्विंग ट्रेडिंग में बस एक सिंपल तरीका है, पीपल फिर सिस्टम रॉन्ग। एक पहले ट्राई कर लो, बहुत सारे टूल, सब टूल को 3-3 ट्रेड दो और पेपर ट्रेडिंग एक्चुअली ट्रेड करो। आपको समझ आ जाएगा कुछ होता है, बस फिर आप मंथली आरओआई ट्रैक करते रहो अपने पे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है।
फिर परफेक्ट आप परफेक्ट जीत गए, खत्म। परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। गाइस, और किसी के कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप पूछिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है मोहित शर्मा जी का, ये पूछ रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा हो सकता है जो मुझे सपोर्ट करे ट्रेडिंग में। आपके अकॉर्डिंग कुछ आइडिया, मतलब इंडिकेटर काम आते हैं सीरियसली? नहीं, या ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सब फ्यूचर सब इंक्लाइंड हूँ, तो ये ना आपको आदित्य बेटर जवाब दे पाएगा, बिकॉज वो ऑप्शन सेलिंग में वो बहुत करता है, जो मेरे साथ काम करता है, तो वो शायद आपको उसका बेटर जवाब दे पाएगा, मैं इतना अच्छा जवाब दे पाऊंगा। आई प्रेफर फ्यूचर देन, ऑब्वियसली ऑप्शन में स्ट्रैटेजी काम आएगी, बट वो ये कि मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी ट्राई कर लो, 3-4 ट्राई करो, सबको 2-3 ट्रेड दो, एक एक लॉट जितना मिनिमम पॉसिबल उतना लेना, लेवरेज का तो कोई चांस ही नहीं है, सोचने की बात ही नहीं है, एंड फिर आपको समझ आ जाएगा आपके लिए क्या काम कर रहा है, और वो आ गया राइट, तो वी गॉट इट, दैट्स इट। परफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन ना बहुत अच्छा आया, इससे ना हम काफी अपने सेशन को रिलेट कर पाएंगे। ये कौशिक जी पूछ रहे हैं, किसी स्टॉक में अगर 2-3 क्वार्टर रिजल्ट्स सही नहीं आते, यानी लॉस हो सकता है या जो एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट की वो नहीं होता, तो उस केस में क्या करना चाहिए उस स्टॉक का? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हम जरूर ट्रैक भी करेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस हो रही कंपनी की, 3 महीने में जरूर देख रहे हैं या साल में देख रहे हैं। तो अगर ये ऐसा रेगुलर हो रहा है कि वो लॉस मतलब कर रही है या कंपनी के प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं, रिवेन्यू कम हो रहे हैं, उस केस में आप क्या करते हो और क्या करना चाहिए एक निवेशक को? यस यस, ये है बढ़िया क्वेश्चन, ये किसी कौशिक जी, कौशिक जी ने पूछा ये। लाइक ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्चुअल फैक्ट है। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखी हुई है मैंने, बट वो क्वार्टर राइट, लॉस दिखा रहा है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? कौशिक जी, ये ना बहुत डिफिकल्ट एक स्पेस आता है, और इस क्वेश्चन में आपको पता है मैं डीएचएफ में फंस गया था, और डीएचएफ में तो मैं बहुत गुजरा पिटा था, बिकॉज मैं आई वाज लाइक कि अगले क्वार्टर ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो हाँ, जाएगा, ठीक हो बिल्कुल जाएगा, और इस चक्कर में पिट गया था। तो इसके लिए कौशिक जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने रूल का रखा हुआ है। मेरा रूल ये है कि अगर 2 क्वार्टर्स कंटिन्यूसली खराब आ रहे हैं, ठीक है, एंड आई विल कंपेयर देम टू द पीयर कंपटीशन। राइट, तो अगर मैं टीसीएस लिया है तो विप्रो से कंपेयर करूंगा, इन्फोसिस से, अगर वो अच्छा कर रहे हैं और मेरी ही कंपनी खराब कर रही है, या अगर, तो उसका मतलब मेरी कंपनी खराब है, बेचो। अगर पूरी बिल्कुल इंडस्ट्री का सेम ट्रेंड चल रहा है ना, तो मैं शायद रख लूँ, क्योंकि फिर इंडस्ट्री इशू है, और मैं इंडस्ट्री बिलोंग टू, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। सो इसका ना पॉसिबली मेन, यू कंपेयर इट विद द पीयर्स, क्या पीयर्स का भी इतनी बुरी तरह प्रॉफिट गिर रहा है, लॉस गिर रहा है, अगर वो हो रहा है इंडस्ट्री, अगर सिर्फ उनका गिर रहा है, बेचो भाड़ में। दिस वाज परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने दिस सही, वाज अ गुड बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझाया आपने। गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये जिसका भी हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन है, जी, हाँ ये जी, हाँ जी। क्वेश्चन है मिस्टर कार्तिक सरावत का। वो पूछे, सर किसी कंपनी का रिजल्ट आता पॉजिटिव, वो स्टॉक नेक्स्ट डे गैप अप मैं ओपन होता वो है? बिल्कुल वो पूछ रहे हैं कि कभी कंपनी का रिजल्ट ना पॉजिटिव आता है, बट अगले दिन वो पूछ रहे हैं कि वो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा। ये सेंटिमेंट है यार, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे मेरे मैथ्स एग्जाम में आए, स्कूल में आ गए 70% एग्जाम्पल, अब जरूरी थोड़ी है अगले एग्जाम में भी 70 आएंगे, उसका मैं फेल भी हो राइट, जाऊँ, उसका टॉप मार्क भी हो सकता है। तो जो ये रिजल्ट है, वो तो रिपोर्ट कार्ड है, और वो हो चुका है, वो पास्ट है, वो हो चुका है। तो उसके बाद अगर वो ऊपर क्यों आता है, बिकॉज सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव आता है, सेंटिमेंट राइट, नेगेटिव आता है। तो अगर आप देखोगे सेंटिमेंट कैसे इफेक्ट होगा, अगर ऐसे न्यूज आ गई कि अरे जोमेटो के प्रॉफिट इतने हो गए, ये हो गए, तो बिल्कुल वो गैप अप खुलेगा ही खुलेगा। अगर बोला खुलना ही जोमेटो खुलना। खत्म, छुट्टी बर्बाद हो गया, गैप डाउन खुलेगा ही खुलेगा। तो जोमेटो जो अभी क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, बहुत नॉर्मल है इन दैट सेम कैटेगरी, तो राइट, इससे राइट, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है। तो इट इज ऑल द सेंटिमेंट कि हाउ इज इट प्रेजेंटेड इन द मीडिया, वो ही आपको बता देगा गैप अप खुलने वाला है, गैप डाउन खुलने वाला है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लेना जरूर चाहूंगा, ये पूछ रहे हैं सोमनाथ जी, ये कह रहे हैं कि ट्रेडिंग एक परफेक्ट कैरियर हो सकता है क्या? बहुत रेयर है, बहुत बहुत रेयर है, बिकॉज ब्लैक स्वॉन की पॉसिबिलिटी बहुत है, एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो 6-6 महीने में रैप अप हो जाते हैं, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग पॉसिबल नहीं है, बट ये बहुत रेयर है। देयर इज अ, मतलब शायद सुनने में अच्छा नहीं लगे, बट देयर इज अ रीजन, जहाँ पे टॉप में कभी ट्रेडर्स नहीं होते, देयर इज अ रीजन, बड़े बड़े इन्वेस्ट, मतलब इसका सिंपल रूल बता रहा हूँ,
if you're a good trader na, you will automatically become an investor. And if you're not a good trader, you will never be a good investor. अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आपको समझ आ जाएगा असली पैसा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ही है. राकेश झुंझुनवाला सेम थिंग, बेंजामिन ग्राहम स्टार्ट विद ट्रेडिंग, चार्ली मगर, वॉरेन बफेट स्टार्ट विद ट्रेडिंग, विजय केडी, आरपी दमानी, यू नेम इट. एवरी मैं खुद ट्रेडिंग से शुरू किया था. मतलब एवरीवन स्टार्ट्स विद ट्रेडिंग. जैसे I'm sure आपने भी ट्रेडिंग से शुरू किया होगा. बट जैसे जब सीखते जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल पैसा इन्वेस्टमेंट में ही है. तो ट्रेडिंग तब तक होती है जब तक जो लाइफ साइकिल जनरली जो मेरा रहता सबका रहता है कि जब तक इनकम रिक्वायरमेंट ना भर जाए. जब वो भर जाती है तो आदमी जाता है इन्वेस्टमेंट की तरफ. बिल्कुल. तो this is the situation with 90% of the successful traders. But yes, there are 1-2% people who are like, मतलब they only trade and trading को career बना लेते हैं, but उसकी probability कम है. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो हर्ष जी बहुत अच्छा लगा. और इवन मतलब मेरे को भी बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली. तो मतलब कहते हैं ना कि आज के लाइव सेशन में कोई लाइव सेशन, मैंने जितने भी लाइव सेशन करे हैं ना, उसमें से कोई लाइव सेशन ऐसे होते हैं जो मेरे को बहुत पसंद आते हैं. तो एक आपका लाइव सेशन था जिसमें मेरे को ना खुद सीखने को मिला. मेरी एक आदत है कि मैं जिसके साथ भी लाइव सेशन करता हूँ ना, तो मैं उनसे जरूर सीखता हूँ. तो आई होप हमारे सारे फॉलोअर्स ने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा. और आपने टाइम निकाला और टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू हर्ष जी. सो गाइस, एक बार जरूर आप लोग थम्स अप करके कमेंट करो कि अगर आपको आज का लाइव सेशन पसंद आया. और ऐसे ही हर्ष जी के साथ हम अलग अलग लाइव सेशन टॉपिक्स पे जरूर करेंगे. थैंक यू सो मच जसलीन, मुझे बहुत मजा आया. एंड डेफिनेटली आई थिंक आप सबके फॉलोअर्स बहुत लकी हैं कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आई सी योर कंटेंट, इट इज फैंटास्टिक. और आप इतनी जल्दी कंटेंट निकालते हो, विच इज अमेजिंग. मुझे बहुत बार न्यूज़ का अपडेट्स होता है ना, मुझे पता है कि चलो जसलीन तो अभी डालने वाला होगा कंटेंट, और एकदम मतलब प्रॉपर मुझे वो मेरा वो हो जाता है. जो अपडेट चाहिए मुझे, कुछ चाहिए तो मुझे आपके पेज से डेफिनेटली मिलता है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मुझे बहुत मजा आया. And wishing you all the very best and wishing all the viewers all the very best. थैंक यू. हम एक और लाइव सेशन आपके साथ जरूर करना चाहेंगे, कोई और टॉपिक पे बहुत जल्द. मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ लाइव सेशन. 100%. आप जसकीरत को डीएम करो, आपको कौन से टॉपिक पे बोल चाहिए लाइव. बिल्कुल. ठीक है, डन. बिल्कुल गाइस, जोन से भी टॉपिक पे आपको लाइव सेशन चाहिए हर्ष जी के साथ, और हम लोग करेंगे. और अगली बार आप आदित्य जी को भी ज्वाइन करना, तो और अच्छा लाइव सेशन हो जाएगा. तो जैसे आपने बताया कि आदित्य जी ऑप्शन सेलिंग में काफी गाइड करते हैं और आप फ्यूचर्स में गाइड करते हो, तो वो एक बहुत हेल्दी डिस्कशन होगी. तो हम इसको डिसाइड करके गाइस आप सभी के लिए एक और लाइव सेशन गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ बहुत जल्द लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच हर्ष जी फॉर ज्वाइनिंग टुडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. लव टू ऑल. बाय बाय. थैंक यू सो मच.